नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हमास और इजराइल पर चर्चा करेंगे कि इजराइल ने फिर से युद्ध छेड़ दिया है। रमजान के मुबारक मौके पर पानी तक मुहैया नहीं करा रहे हैं। बच्चे और औरतों को तो मारा ही जा रहा है। पानी की समस्या से, किल्लत से हेपेटाइटिस बी और वाटर बॉर्न डिजीजेस भी लगातार फैलती जा रही हैं। गाजा में एक तरीके से कोहराम मचा हुआ है। क्या है इसके पीछे की राजनीति, आज वो हम समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं, गाजा में फिर से लड़ाइयों के बीच हौथियों ने इजराइल पर मिसाइल दागने का दावा किया है। यमन स्थित समूह ने कहा है कि इजराइल द्वारा गाजा में संघर्ष विराम तोड़ने के बाद दूसरा हमला बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइल से किया गया था। यमनी समूह ने यह भी कहा कि गाजा में इजरायली सेना द्वारा संघर्ष विराम तोड़ने के कुछ दिन बाद हौथियों ने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागा है, जिसका नाम पैलेस्टीनियन 2 बैलिस्टिक मिसाइल था। हालांकि उसको निष्क्रिय कर दिया गया। गोल्डन डोम अमेरिका की सहायता से बनाने वाला इजराइल लास्ट मिनट में बच गया, नहीं तो एयरपोर्ट खत्म हो जाता। हूती प्रवक्ता याह सारी ने गुरुवार को यह भी कहा कि यमन सशस्त्र बलों ने कब्जे वाली जाफा क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे को फिलिस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। एक गुणात्मक सैन्य अभियान हमने चलाया। हमास सत्ता छोड़े वरना सत्ता गाजा पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा इजराइल राजदूत ने दी धमकी। राजदूत के इस बयान पे इजराइल द्वारा गाजा पर भारी हवाई हमले करने के बाद ये स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि हमास सत्ता छोड़ दें, नहीं तो हम इजराइल को नस्ता नाबूद कर देंगे। इजराइल ने गाजा पर क्रूर बमबारी करके युद्ध विराम को तोड़ दिया है, जिससे वो पहले से ही सम्मान नहीं कर रहे थे। इजराइल के हमलों में 400 फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इजराइल ने 3 दिनों के भीतर गाजा में 200 बच्चों को मार डाला। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मंगलवार को इजराइल द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के बाद से अब तक 200 बच्चे फौत हो गए हैं और 506 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं और 909 लोग घायल हुए हैं, यानी कि 1500 लोग आहत हुए हैं, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई है और 900 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल चल रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार अगले सुबह से ही युद्धग्रस्त क्षेत्र में कम से कम 85 लोग मारे गए थे और 133 लोग घायल हो गए थे। इजराइल के नवीनतम जबरन विस्थापन आदेशों ने सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गाजा से उत्तरी क्षेत्र यानी कि बेत लहिया और शुजाया से भागने पर मजबूर कर दिया है। कई लोगों ने एक पुराने फुटबॉल स्टेडियम पर अस्थायी ताबूत की शरण ली है, जहां उनका कहना है कि भोजन, शौचालय और ठंड से सुरक्षा की कमी के कारण जीवन असहनीय हो रहा है। वाटर क्राइसिस जो है वो अलार्मिंग लेवल पे पहुंच चुका है। उसकी वजह से एक 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख लोगों को लेस देन 3 लीटर पानी डेली का मिल रहा है। 67% वाटर और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। 68% रोड्स खत्म हो चुकी हैं और सप्लाई रूट्स को इजराइल ने रोक दिया है। इसी वजह से यमन के हुतीज ने कहा कि अगर एड नहीं जाने देंगे फिलिस्तीनियों के, हमारे भाइयों के पास रमजान के मौके पर, तो फिर हम भी बमबारी करेंगे। उधर उधर जो है हमास ने एक लेटर जारी की है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि उन्होंने कहा है कि इस इजरायली वॉर मशीन को रोकिए, इस ब्लडशेड को रोकिए। सिविलियन जो ज्यादा सिविलियन लोग हैं वो मारे जा रहे हैं और अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और ये बिल्कुल रोका जाना चाहिए। Failure to act in the face of Israel's serial violation, including blatant war crimes, crimes against humanity and acts of genocide. Genocide के जो ये तरीके हैं, ये क्रेडिबिलिटी को और सिक्योरिटी काउंसिल को अंडरमाइन करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का काम है इस जेनोसाइड को रोकना और कोई एक्सक्यूज या जस्टिफिकेशन डिले एक्शन का नहीं माना जाएगा। एवरी पॉसिबल एफर्ट मस्ट बी मेड टू हॉल्ड दिस एग्रेशन, यानी कि पैलेस्टीनियन को बचाने के लिए इलीगल ऑक्यूपेशन को लेकर जिस तरीके से बमबारी की जा रही है, उस बमबारी को रोका जाना चाहिए। दूसरी तरफ अल शती शरणार्थी शिविर पर इजराइल के जमीनों हमलों का वीडियो आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ये अल शती शरणार्थी शिविर जो है गाजा सिटी के दक्षिणी दिशा पर, दक्षिणी भाग में है और वहां पर जमीनी हमले में
इजरायली बलों ने भागने की कोशिश कर रहे नागरिकों को निशाना बनाया। जब उन्होंने देखा पानी के टैंकर आए हैं और पानी को भरने के लिए जब शरणार्थी वहां पहुंचे तो उन पर बमबारी करके उनको हमला किया गया और उनमें से कई लोग मारे गए। गाजा में परिवार प्रतिदिन केवल 3 लीटर पानी पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एक अमानवीय व्यवस्था है जिसका जिम्मेदार सिर्फ इजरायल है। प्रदूषित पानी और विलवीकरण यानी कि जो उसके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं संयंत्रों के लिए ईंधन न होने के कारण स्वच्छ पानी की खोज एक दैनिक लड़ाई बन गई है। बच्चे अपने परिवारों के लिए असुरक्षित पानी इकट्ठा करने में घंटों बिताते हैं। इजरायल और हमास के बीच प्रमुख मध्यस्थ कतर और मिस्र ने यह कहा है कि गाजा युद्ध विराम समझौते के 3 चरणों को लागू करने के लिए संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये ट्वीट जारी हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स अल थानी ने यह कहा था कि इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की कि क्योंकि हम मध्यस्थता करा रहे हैं तो जरूरी बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। गाजा पर संयुक्त अरब इस्लामिक असाधारण शिखर सम्मेलन द्वारा नियुक्ति मंत्री समिति ने भी एक लेटर जारी करके ये कहा है कि इसका रेजोल्यूशन तुरंत से तुरंत होना चाहिए। बुधवार को गाजा में संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय यूएनओपीएस के परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यमनी समूह ने विस्तार से बताया कि अभियान में सफलतापूर्वक हमारे उद्देश्य को हासिल कर लिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमलों का नया अभियान शुरू करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यह दूसरा ऐसा हमला था। इजरायली सेना ने यह कहा कि उसने मिसाइल को गुरुवार की सुबह देश की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया। सेना ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि प्रक्षेपास्त्र दागे जाने के बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे थे। इजराइल पुलिस ने यह भी कहा कि तेल अवीव और जेरूसलम के सायरनों की आवाज सुनी गई। इजरायली एम्बुलेंस सेवा ने कहा कि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। इजराइल ने डीप स्टेट को ब्लेम किया है इस सिचुएशन के लिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल में डीप स्टेट उन्हें निशाना बना रही है, ठीक वैसे ही जैसे वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक अकाउंट पर अंग्रेजी में पोस्ट किए गए एक बयान में नेतन्याहू ने कहा, अमेरिकी और इजराइल में जब कोई मजबूत दक्षिणपंथी नेता चुना जाता है या जीतता है तो वामपंथी डीप स्टेट लोगों की इच्छा को विफल करने के लिए न्याय प्रणाली का हथियार बनाया जाता है। ये दोनों जगह पर नहीं जीतेंगे, हम एक साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। एक स्टेटमेंट भी उन्होंने कल जारी किया था जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। सुनिए, 1.5 मिनट का वीडियो है, उसके बाद मैं उसका अनुवादन भी करूंगा। For this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Israel does not target Palestinian civilians. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, they're the ones who are responsible for all unintended casualties. Palestinian civilians should avoid any contact with Hamas terrorists. And I call on the people of Gaza, get out of harm's way, move to safer areas. Because every civilian casualty is a tragedy. And every civilian casualty is the fault of Hamas. I thank President Trump for his unwavering support for Israel. Our alliance with the United States has never been stronger. To those who criticize Israel, I ask, what would you do if terrorists murdered and kidnapped your children? You would do what we are doing. In the face of pure evil, free societies have no choice but to fight. So I want to assure all our friends around the world, Israel will fight and Israel will win. We will bring our people home and we will destroy Hamas. We will not relent until we achieve all these vital goals. And we will not rest until we give our country a future of peace, prosperity, and hope.
इस सारे घटनाक्रम के लिए हमास को दोषी ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमास की वजह से ही ये सब चीजें हो रही हैं, जितनी भी सिविलियन डेथ्स हो रही हैं, बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, बीमारी फैल रही है, इसमें हमास ही दोषी है। स्टीव विटकॉफ के कहने पर हमने सीज फायर का पहला राउंड जो है उसका उल्लंघन नहीं किया, हमास ने उसमें कोऑपरेट नहीं किया और अब हम मजबूर हैं अपनी जमीन को वापस लेने के लिए। नेतन्याहू के शब्द ट्रंप और उनके समर्थकों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाली बयानबाजी से काफी मिलते जुलते हैं, जो अक्सर दावा करते हैं न्यायपालिका का राजनीतिकरण किया कर दिया गया है, राजनीतिक विरोधियों द्वारा इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कथन विशेष रूप से ट्रंप के हालिया चुनाव अभियान के दौरान और भी तीव्र हो गया था। दक्षिणपंथी अरबपति एलन मस्क ने नेतन्याहू के बयानों के प्रति समर्थन दिखाते हुए 100% इमोजी के साथ पोस्ट का जवाब दिया। ये बयान नेतन्याहू को उस व्यापक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है जिसको वो डीप स्टेट कहते हैं। उनका तर्क है प्रमुख राज्य संस्थान, विशेष रूप से न्यायपालिका, शिक्षा, वामपंथी अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित हैं, जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं के अधिकार को सीमित करना चाहते हैं और दक्षिणपंथी एजेंडे की जुड़ी नीतियों के अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये पोस्ट नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में बढ़ते घरेलू विरोध के बीच सामने आई है, जिसमें आलोचकों ने उन पर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए गठबंधन सहयोगी को संतुष्ट करने के लिए सुरक्षा से संबंधित निर्णय सहित प्रमुख निर्णय में राजनीतिक गणनाओं और व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू के घर के बाहर एक बड़ा जमावड़ा नेतन्याहू को अपोज कर रहा है, उनके खिलाफ भाषण दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये सारा काम जो है वो लेफ्टिस्ट पार्टीज करवा रही हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स को ब्लेम करते हैं, उसी तरीके से नेतन्याहू भी अपनी पार्टी के विरुद्ध ऑपोजिशन को ही ब्लेम कर रहे हैं। कतर का यह बयान भी ऐसा सामने आया है जब इसराइल ने घेरे हुए इलाकों में से अपने सैन्य हमले जारी रखे हैं। बयान में यह कहा गया है कि कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने समन्वय प्रयासों और गाजा में नवीनतम घटनाओं की चर्चा के लिए मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलेती से फोन पर बात की। इसराइल का बमबारी अभियान बिना किसी चेतावनी के शुरू हुआ। अनगिनत फिलिस्तीनियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा धरती पर नरक कहे जाने वाले को विस्तार को देखा। मंगलवार को प्रसारित दर्जनों वीडियो में नागरिकों के मुर्दा घरों और नष्ट हुए घरों के मलबे के नीचे अपने प्रियजनों को तलाशते करते हुए दिखाया गया। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और इसलिए मैं आपको दिखाना नहीं चाहता कि घर में बच्चे महिलाएं होते हैं और आपका मन विचलित होगा, इसलिए मैं उन वीडियो को नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ अपनी बातों से ही आपको संबोधित कर रहा हूं। इजरायली अधिकारियों ने सहायता को सौदेबाजी के तौर में इस्तेमाल करते हुए गाजा पट्टी में सहायता को आने से रोक दिया और बिजली की आपूर्ति भी काट दी, जिससे पानी का उत्पादन प्रभावित होता है। गाजा में सबसे घातक 24 घंटे के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के हमलों ने संघर्ष विराम को तोड़ दिया है। ये तो एक सिर्फ शुरुआत है। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर दिए संबोधन में यह कहा कि हम इस युद्ध को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने गाजा के सभी इजरायली बंधकों की रिहाई और हमास के विनाश को अपने लक्ष्यों के रूप में नामित किया। उन्होंने आगे ये भी कहा, हम 7 मोर्चों के युद्ध के चरम पर हैं और हम लड़ाई जीत रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास खतरा नहीं बनता और इजराइल बढ़ते दबाव का उपयोग करके कार्रवाई करता रहेगा, तब तक आक्रमण जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सभी युद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब हमें रोकना मुश्किल है। अमेरिका हमारे साथ है और हम हमास को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। हमास ने कहा कि गाजा में नरसंहारों के लिए अमेरिका पूरी तरीके से जिम्मेदार है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि इजराइल ने रात भर हवाई हमले करने से पहले ट्रंप प्रशासन से परामर्श किया था। घातक इजरायली हमलों ने हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है, जो जनवरी के अंत में लागू हुआ था। इजराइल की सेना ने हमले शुरू करने के कुछ घंटे बाद ही पूर्वी गाजा के कुछ हिस्सों को खाली कराने का आदेश दिया है। निकासी के आदेश जो उत्तरी शहर बेन हनोन और दक्षिण में अन्य समुदायों को कवर करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि वहां की जो स्लम एरिया है वो भी आता है, जो पानी का मोहताज है, संकेत देते हैं कि इजरायली सैनिक कुछ घंटों के भीतर नए सिरे से जमीनी अभियान शुरू कर सकते हैं। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि सैकड़ों फिलिस्तीनियों को मारने वाला ताजा इजरायली हमला एक दिन का हमला नहीं है और आने वाले दिनों में गाजा में सैन्य अभियान जारी रहेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काइटस ने यह कहा कि गाजा में नर्क के द्वार खोले जाएंगे और अगर हमास ने हम सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो उस पर कभी नहीं देखा गया ऐसा हमला
दोबारा हो सकता है। युद्ध विराम समझौते के प्रमुख मध्यस्थ मिस्र और कतर ने दुनिया भर के कई अन्य विदेश मंत्रालयों के साथ इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। हमास ने इजरायल पर रक्षाहीन नागरिकों पर हमला करने का आरोप लगाया और मध्यस्थों से नेतन्याहू प्रशासन को युद्ध विराम का उल्लंघन करने और उसे पलटने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया। सेकेंड फेज तो कॉल ऑफ हो गया है। युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में 2 सप्ताह पहले जो समाप्त हो गया था, लेकिन इजरायल निर्धारित दूसरे चरण को लागू करने से इनकार कर चुका है, जिससे गाजा पट्टी में इजरायल की वापसी और युद्ध की निश्चित अंत जरूरी है शामिल हो गया है। आईडीएफ ने गाजा के कई क्षेत्रों में निकासी के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें बेन हनून, खिरबेट खूजा, अबासन अल कबीरा और अबासन अल जदीदा भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के अपर सचिव टॉम फ्लेचर ने कहा, रातों रात हमारी सभी बुरी आशंकाएं सच साबित हुई। पूरा गाजा पट्टी में हवाई हमले को फिर से शुरू हो गए हैं। सैकड़ों लोगों के मारे जाने की अपुष्ट रिपोर्ट एक बार फिर गाजा के लोगों को भयंकर भय में जीने के लिए मजबूर कर रही है। मानवीय कार्यकर्ता जमीन पर बने हुए हैं। बचे हुए लोगों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने और मानवीय अभियान चलाने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसे करने की अनुमति दी जानी चाहिए। फ्लेचर ने यह भी कहा, 2 मार्च से इजरायली अधिकारियों ने गाजा में 2.1 मिलियन लोग यानी कि 21 लाख लोगों के लिए सभी जीवन रक्षक आपूर्ति यानी कि भोजन, दवाइयां, ईंधन, खाना पकाने की गैस की पहुंच बंद कर दी है और कैरम शोलम क्रॉसिंग पर बैठे सहायता एकत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, यूएन हो, यूनाइटेड नेशंस हो, हर किसी इंस्टीट्यूशन को ताक पर रख के इजरायल लामबंद है हमास को निकालने का, फिलिस्तीन को फिर से रिवियरा बनाने का, और उनको भरपूर समर्थन प्राप्त है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने अपनी पूरी शर्तें जो हैं वो जारी कर दी हैं। उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को कहा है, ब्लैक सी का जो एरिया हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो ब्लैक सी का रास्ता हमने ओडिशा से खोला हुआ है, और कुर्स्क पे जो जो हमने कब्जा किया है, वहां से यूक्रेन सोल्जर्स अपने हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें, तो हम उनकी जान बख्श देंगे। एक तरीके से यूक्रेन को समर्थन ईयू का प्राप्त है। पीस कीपिंग फोर्स की बात ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और आपके फ्रांस के जो मैक्रोन है प्रेसिडेंट, वो भी कह रहे हैं कि हम पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे यूक्रेन में। रशिया ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी फॉरेन आर्मी अगर यूक्रेन में प्रवेश करती है तो ये युद्ध का आगाज होगा। तो लड़ाई तो रशिया यूक्रेन में भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है फिलिस्तीन का, वो भी नाम नहीं ले रही है। और तीसरी तरफ हुतियों ने अमेरिकी रेड या एयर रेड सैन्य कार्यवाही के बाद अपने हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 72 घंटे में 5 बार वो अमेरिकन वेसल्स पर, उनके हैरी ट्रूमन पर और उनके लड़ाकू विमानों पर हमला कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि ये ईरान की प्रॉक्सी वॉर है, ईरान द्वारा वित्त पोषित हम पे अटैक कर रहा है यमन की हुतीस की फौज। हालांकि इजरायल के प्रदर्शनकारियों ने बेंजामिन नेतन्याहू पर इजरायल की लोकतंत्र व्यवस्था को खत्म करने और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के अभियान के लिए कवर प्रदान करने के लिए गाजा में युद्ध विराम को तोड़ने वाले हवाई हमलों का आदेश देने का आरोप लगाया है कि क्योंकि वो ऑपोजिशन के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने हमले दोबारा घातक किए हैं। इजरायल के घातक हवाई हमलों के कुछ घंटों बाद संयुक्त पार्टी के बयान में गाजा के युद्ध विराम के बारे में असहमति के कारण सरकार छोड़ने वाली पूर्व इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गवेर गठबंधन में फिर से शामिल हो रहे हैं। सामूहिक दंड के तहत इजरायली अधिकारियों को तुरंत इस नाकाबंदी को समाप्त करना चाहिए। मेडिसिन सैन्य फ्रंटियर के जारी एक बयान जारी कर पुष्टि की कि इजरायल के सहयोगी, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, इजरायल की कार्रवाइयों को सामान्य बनाने के बचने का आह्वान करते हैं। हम गाजा पट्टी, फिलिस्तीन और इजरायल द्वारा लगाए गए घेराबंदी की कड़ी निंदा करते हैं, जो बिजली काटकर लोगों की बुनियादी सेवाओं और महत्वपूर्ण आपूर्ति से वंचित कर रहा है, जिसमें पानी तक पहुंच भी शामिल है। इजरायली अधिकारियों ने मानवीय जरूरतों की सौदेबाजी को बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल करने का साधन बनाया है, जिसमें 9 मार्च को पट्टी की बिजली आपूर्ति को काटना और सभी सहायता को प्रवेश करने से रोकना है। सामूहिक दंड के बराबर यह नीति तुरंत रोकी जानी चाहिए। इजरायल के सहयोगियों ने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के इस गंभीर उल्लंघन को नजरअंदाज किया है और इस आचरण को सामान्य बना दिया है।
इजरायली अधिकारी एक बार फिर बातचीत के साधन में रूप में सहायता के उपयोग को सामान्य बनाने की बात कर रहे हैं। ये अपमानजनक है। मानवीय सहायता का इस्तेमाल युद्ध में सौदेबाजी के तौर पर कभी नहीं किया जाना चाहिए। 27 फरवरी को हमारी टीमें गाजा में आखिरी आपूर्ति पर गईं। वो ज्यादातर चिकित्सा आपूर्ति के 3 ट्रक लेके गईं। मेडिसिन सैन फ्रंटियर के पास कई ट्रक हैं जिन्हें नाकाबंदी से पहले पट्टी के पार करने की योजना बनाई थी। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आपूर्ति पाइपलाइन ना होने पर हमारे स्टॉक खत्म होने के बाद गाजा के लोगों को सहायता करना और भी मुश्किल हो जाता है। मानवीय सहायता बढ़ाए जाना युद्ध विराम विरोधाभासी है। इसी समय इजरायली सरकार द्वारा पट्टी में बिजली की आपूर्ति को निलंबन करने से दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के मुख्य जिला जल विलवीकरण यानी कि सैलिनाइजेशन संयंत्र को पहले से ही ईंधन पर चलाना पड़ रहा है। संयंत्र ने अपने उत्पादन 17 मिलियन लीटर से घटाकर 2.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन कर दिया है, जिसमें प्रति व्यक्ति 3 लीटर पानी से ज्यादा नहीं मिल सकता। बिजली काटने का यह निर्णय धीरे धीरे सार्वजनिक जल आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। 9 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजरायल की घेराबंदी ने गाजा में लाखों लोगों को बिजली, भोजन या ईंधन के बिना छोड़ दिया है, जिससे मानवीय तबाही हुई है। 15 महीने तक बमबारी, विस्थापन और बीमारी के प्रकोप के बाद सहायता प्रयासों को इजरायली अधिकारियों के अनिवार्य पूर्व मंजूरी आवश्यकताओं या तथाकथित दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की अस्वीकृति द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ये प्रणाली जो बिना किसी पारदर्शिता के संचालित की जाती है, स्केलपन, कैंची, ऑक्सीजन सांद्रता और डिसैलिनाइजेशन इकाइयों, जनरेटर सहित जीवन रक्षक आपूर्ति के प्रवेश को विस्थापित रूप से बाधित और प्रतिबंधित करती हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यह सोचना चाहिए कि आप कहते हैं कि बस एक शुरुआत है और इजरायली बंधुकों के परिवारों और सदस्यों को के पर हमले को आप जो है उसकी भर्त्सना करते हैं, पर फिलिस्तीनी बच्चियों और महिलाओं का क्या? उनका क्या कसूर है? नन्ही सी जानों को जो बम से उड़ाया जा रहा है, क्या आपकी जान जो है या आपके लोगों की जान जो है वो उनकी जान से ज्यादा कीमती है? इस सब के बावजूद कई पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स बमबारी को हमास के खिलाफ के रूप में पेश कर रहे हैं। असलियत क्या है? बहुत कम लोग दिखा रहे हैं। भारत के अलावा पूरी दुनिया में, वैश्विक बाजारों में दुनिया 2 तरफ बंट गई है। एक तरफ दक्षिणपंथी राजनीति है, जो सिर्फ अपनी रेस के, अपने लोगों के बारे में बात करती है, जो अपने लोगों को सुरक्षा देती है और बाकी लोगों को कीड़े-मकोड़े की तरह डील करती है। और दूसरी तरफ वो सुयोजित लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो सेक्युलर सोशलिस्ट है। वो हर मानव को उसका जो है अधिकार देने की कवायद रखती है। वो ये कहती है कि सभी मानस एक बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। तो आप ही सोच लीजिए कि कौन सी व्यवस्था बेटर है, जो सबको इक्वल ट्रीट करती है या जो पक्षपात करती है और जो अपने लोगों को अच्छा बताती है और दूसरे लोगों को बुरा बताती है। इजरायल ने कभी भी फिलिस्तीनियों और इजरायली सेना के बीच संघर्ष विराम समझौते की शर्तों का पालन ही नहीं किया। इसकी पुष्टि अधिकारियों ने की है। इजरायल द्वारा अवरुद्ध किए जाने का मतलब है कि 10 में से केवल 1 फिलिस्तीनी को स्वच्छ पानी मिल सकता है। बिजली कटौती ने गाजा के मुख्य जो डिसैलिनाइजेशन प्लांट है उसको पंगु बना दिया है, जल संकट को और बढ़ा दिया है। गाजा में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद से इजरायल ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। बच्चे और महिलाएं समेत बच्चे मारे जा रहे हैं। इजरायल सेना द्वारा गाजा तक किसी भी मानवीय सहायता को पहुंचने नहीं दिया गया है। यमन के हौथियों ने भी सैन्य और नागरिक जहाजों को निशाना बनाकर अपने हमले तेज कर दिए हैं और इजरायली नागरिक हवाई अड्डे को निशाना बनाकर फिलिस्तीनी 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी है। इससे पहले अमेरिका ने विदेश मंत्री स्टीव विटकॉफ ने शुरू में बहुत जोर लगाया और चीजों को हाथ से निकलने जाने दिया। क्या शुरू में कोई हितों का टकराव था? फिलिस्तीनी शुरू से ही युद्ध विराम की मांग कर रहे थे और मध्यस्थों को मंजूरी दे दी गई थी। बेंजामिन नेतन्याहू केवल बंधुकों को मुद्दे को कम करना चाहते थे और जब बंधुकों को वापस आने के बाद इस इजरायल के लिए अनुकूल हो गया कि बंधुकों के मुद्दे को सोच रहे थे कि जितने आदमी मिल जाए उतना अच्छा है। पहले फेज में उनको वापस आदमी मिल गए और सिचुएशन जो है उनके प्रति अनुकूल हो गई, तो उन्होंने फिर से फिलिस्तीनियों पर बमबारी शुरू कर दी। ये अमेरिकी मध्यस्थता के माध्यम से बातचीत किए गए युद्ध विराम दिशा निर्देशों को स्पष्ट उल्लंघन है। युद्ध विराम के पहले चरण में आगे बढ़ने के लिए दोनों पक्षों के हितों का कोई संगम नहीं था, क्योंकि निर्देश दिए ही नहीं गए थे। यदि पहले चरण के बाद युद्ध विराम टूट जाता तो क्या होता? अब मंगलवार की सुबह से ही इजरायल द्वारा किए गए नए हमलों में गाजा में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख लोगों को पानी, सफाई और स्वच्छता के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
इन मानवीय घटनाओं को बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हवा, पानी, खाना और किसानों द्वारा हमें जो अनाज दिया जाता है, वो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और जो हमारे अन्नदाता हैं, उन पे जब इस तरीके का आक्रमण होता है, जो आपने कल शंभू और खनौरी में देखा, 250 से ज़्यादा किसानों को अरेस्ट कर लिया गया। उनको देशद्रोही बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बताया जा रहा है। देश की राजनीति हो या विश्व की राजनीति, राजनीतिज्ञों को यह सोचना चाहिए जो आपका पेट भरता है, उसके पेट पे लात मार के आपको क्या मिलेगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजेंगे। हम आप तक सभी सूचनाएं प्रथम तौर पे पहुंचाने की पूरी कवायद करते हैं, कोशिश करते हैं और निष्पक्ष बात करने की प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।